समोसा तंदूर वाला। एक गांव में ईश्वर दास नाम का व्यक्ति रहता था। वो ठेले में समोसा बेचते हुए अपना गुजारा करता था। पोती खुशी के अलावा ईश्वर दास का और कोई नहीं था। ईश्वर दास के बनाए हुए समोसे काफी स्वादिष्ट होते थे, इसीलिए उसका धंधा अच्छा चल रहा था। समोसा बेचकर जो पैसे कमाता था, उससे ईश्वर दास अपनी पोती को शहर में पढ़ाता था। अपने दादाजी को यूं मेहनत करते हुए देखकर खुशी खूब जिम्मेदारी के साथ पढ़ाई करती थी। वो अपने क्लास में फर्स्ट रैंक लाती थी। कई साल बीत गए, खुशी बड़ी हुई। उसने एमबीए की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव लौटी। दादाजी, मैं अपने गांव में रहने के लिए नहीं आई हूँ। मैं आपको अपने साथ शहर ले जाने आई हूँ। मैं शहर आकर क्या करूँगा बेटी, मैं कहीं नहीं आने वाला। दादाजी, मुझे कैंपस इंटरव्यू में बहुत बढ़िया नौकरी मिली है। मेरा वेतन महीने का 1 लाख रुपया है। आपने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि अब आप आराम करो। आपकी उम्र हो चली है। मुझे हमेशा आपकी सेहत की चिंता लगी रहती है। आप मेरे साथ शहर चलो, मैं नौकरी करूंगी, नहीं तो मैं यहीं आपके पास रह जाऊंगी। ईश्वर दास ने खुशी को कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन ईश्वर दास खुशी से, देखो बेटे, मैं तुम्हारे साथ शहर आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं वहाँ पर भी अपने समोसे का ठेला चलाऊंगा। अगर इस बात की तुम्हें आपत्ति ना हो तो हम कल ही शहर चलते हैं, वरना मैं कहीं नहीं आऊंगा। पर दादाजी, आपको आराम देने के लिए तो मैं आपको ले जा रही हूँ। अब आप वहाँ आकर भी मेहनत करोगे तो कैसे चलेगा? देखो बेटे, जब तक मुझ में ताकत है मैं मेहनत करूंगा। मैं यूं खाली नहीं बैठ सकता, लेकिन मैं तुम्हारे नौकरी के आड़े नहीं आऊंगा। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है, हम दोनों एक ही जगह रहेंगे। तुम अपना काम करो, मैं अपना धंधा करूंगा। ठीक है दादाजी, कम से कम आप मेरे साथ आने के लिए तो मान गए ना। मेरे लिए यही काफी है। इस तरह ईश्वर दास और खुशी शहर पहुंचे। ईश्वर दास ने ठेले में अपने समोसे का धंधा शुरू किया, लेकिन वो धंधा ज्यादा नहीं चला। ईश्वर दास के समझ में ये नहीं आया कि जो समोसे का धंधा उसके गांव में खूब चलता था, यहाँ शहर में क्यों नहीं चल रहा। कुछ दिनों बाद ईश्वर दास चिंतित होकर, बेटे खुशी, क्या मेरे बनाए हुए समोसे में कुछ खामी है? क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? दादाजी, आप जो समोसा बनाते हैं उसमें कमी कैसे हो सकती है? वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। बेटे, मैं समझता था कि शहर की जनसंख्या ज्यादा है तो यहाँ पर ज्यादा समोसों की बिक्री होगी, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मेरे समोसे यहाँ बिकते क्यों नहीं। खुशी मुस्कुराती हुई, ये शहर है दादाजी, यहाँ लोगों के पास काम कम है और पैसे ज्यादा। कोई अपने बदन को काम नहीं देता, सब अपने सेहत के ख्याल रखते हैं। लोग हर दाने में कैलोरीज ढूंढते हैं और जिम जाकर घंटों वर्जिश करते हैं। सबको समोसा पसंद है, लेकिन उनकी नजर में समोसा मतलब 300 कैलोरी और तेल में तली हुई चीज। इसलिए तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा यहाँ। लेकिन बेटे, बिना तेल में तले समोसे बनेंगे कैसे? अपने दिमाग को जोड़ दो दादाजी। कहकर मुस्कुराने लगी। कई दिन बीत गए। एक दिन ईश्वर दास, बेटे खुशी, आज अपने ऑफिस के बाद सीधा समोसे के ठेले के पास आ जाना शाम को। दादाजी, आप बड़े खुश नजर आ रहे हो, बात क्या है? शाम को तुम आकर खुद ही देख लेना। शाम को जब खुशी समोसे के ठेले के पास गई तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग लाइन में खड़े थे। इतने सारे लोगों को समोसा के लिए लाइन लगाते हुए देखकर खुशी हैरान हो गई। वो ईश्वर दास के पास पहुंची। ईश्वर दास के समोसे के ठेले के पास एक बहुत बड़ा तंदूर था। ईश्वर दास समोसों को तेल में तलने के बजाय तंदूर में सेक रहा था। वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, तंदूरी समोसा, नो ऑयल नो कैलोरीज। खुशी ने ताली बजाई। वाह दादाजी, कांग्रेचुलेशन, आपका ये धंधा ग्रैंड सक्सेस है। आपका ये आइडिया बहुत बढ़िया है। मैंने एमबीए में इतना नहीं सीखा जितना आपने अपने अनुभव से सीखा है। आपके पास हर समस्या का हल है। मैं कल ही अपनी नौकरी को इस्तीफा दे रही हूँ। मुझे अपने बिजनेस में पार्टनर बनाओगे आप?
इस तरह ईश्वर दास और खुशी समोसा का धंधा करते हुए बहुत बड़े व्यापारी बने और खूब पैसे कमाकर धनवान हो गए। स्नो कैंपिंग टेंट। एक गांव में मुकुल देव नाम का एक धनवान था। मुकुल देव को अमरदेव नाम का बेटा था। अमरदेव को बहुत आलीशान जिंदगी की आदत लग गई थी। हमेशा दोस्तों के साथ मजे करते हुए लाखों रुपए खर्च कर देता था। घर पर कई प्रकार के पकवान बनने पर भी वो ऑनलाइन ऑर्डर करता था। एक दिन मुकुल देव, अरे बचपन में ही तुम्हारी माँ मर गई, इसीलिए तुम्हें बहुत ज्यादा लाड प्यार दिया। तुमने जो पूछा वो दिया। आखिर में तुम ऐसे बनोगे मैंने नहीं सोचा रे। कैसे बना? एकदम सुपरमैन की तरह बना हूँ। कॉलेज में मेरा कितना क्रेज है पता है? मेरे कार, बाइक, पहनने हुए कपड़े, मैं जो कॉस्टली फूड खाता हूँ वो देखकर लोग चौंक जाते हैं। एक दिन भी सही मेरी तरह जीने के सपने देखते हैं, पता है? देखो बेटा, ये सब तुम्हें कैसे पता? मैं तुम्हारी उम्र में दिन रात एक करके मेहनत किया था। तब जो मैंने मेहनत किया उसका फल अभी अपने पैसे जायदाद के रूप में है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? आराम की जिंदगी की आदत लग गई है तुम्हें। पैसे कब तक रहते हैं, कब जाते हैं, किसी को नहीं पता। तब तुम तकलीफ को नहीं संभल पाओगे। इसीलिए थोड़ी मेहनत करके जिंदगी की कीमत जान लो। कीमत से याद आया डैड, मुझे ये कार बाइक से बोर हो गया है। मुझे एक हेलीकॉप्टर चाहिए। मैं उसमें सारा देश घूम कर आऊंगा। अगर आप खरीद कर नहीं दिए तो मैं पानी तक नहीं पीऊंगा। मुकुल देव सर पकड़ लिया। कुछ दिनों तक अमर की जिद नहीं संभाल पाने के कारण मुकुल देव ने हेलीकॉप्टर खरीद लिया। अमर उस हेलीकॉप्टर में बैठकर, डैडी मैं हिमालय तक जाकर आता हूँ। रात को डिनर तक आ जाऊंगा। रुमाली रोटी, तंगड़ी कबाब मंगा कर रखो। कहते हुए हेलीकॉप्टर ले गया। इस तरह अमर हेलीकॉप्टर में जाने लगा। इतने में हेलीकॉप्टर के इंजन में आग लग गई। वो एक जंगल में आ गिरी। उस जंगल में सारी जमीन बर्फ से ढकी हुई थी। अमर एक जगह बेहोश होकर गिर गया। अमर कुछ घंटों के बाद जागा। आसपास देखकर, बाप रे, जंगल में गिर गया। अब यहाँ से कैसे बचूं? सोचकर आगे चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक बैग नजर आया। अमर उस बैग से एक प्लास्टिक शीट, एक चाकू और कुछ दवाई बाहर निकाला। ये बैग यहाँ कैसे आया होगा? यूं सोचा। अमर तुरंत उस शीट से टेंट बनाया। उस चाकू से लकड़ियों को काटा। उन्हें लाकर टेंट के सामने लगाया। अब इन्हें कैसे जलाऊं? हाँ, बचपन में मास्टर ने कहा था कि आदिवासी छोटे छोटे पत्थरों से आग बनाते हैं। ट्राई करता हूँ, सोचा। फिर तो छोटे पत्थर को एक दूसरे से रगड़ने लगा। ऐसे कुछ देर रगड़ने के बाद चिंगारी लगी। उससे लकड़ी को जलाया। ठंडी में हाथ सेकते हुए, बाप रे, ठंड से तो बच गया। यूं सोचा। उस रात आग के सामने ही बैठा था। अगले दिन मुकुल देव अपना बेटा वापस नहीं आने के कारण चिंतित होने लगा। भूख लग रही है, बहुत कमजोरी भी है। कुछ तो करके शक्ति लानी होगी, सोचा। उस चाकू से एक पेड़ काटा। अच्छे से एक लकड़ी का स्टव बनाया। उस जंगल में मौजूद पक्षियों को बड़े मेहनत से पकड़ा। उस लकड़ी के स्टव में उन्हें पकाया। उन्हें खाकर भूख मिटाया। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अमर को खाने के लिए कोई पक्षी या छोटे छोटे जानवर कुछ नहीं मिला।
वहाँ बर्फ के अलावा कुछ नहीं था। वो फिर उस टेंट में बेहोश होकर गिर गया। इतने में मुकुल देव हेलीकॉप्टर में आकर जंगल में उसे ढूंढने लगा। मुकुल देव पायलट मिलकर अमरदेव के टेंट के पास आ गए। दोनों मिलकर उसे उठाकर हेलीकॉप्टर में बिठाए, फिर अपने गांव ले आए। कुछ दिनों के बाद ठीक होकर अमर पिता से, डैडी, आपके कहीं कहने पर भी मैंने नहीं सुना था। वो एक हफ्ता जब खुद से गुजारा तो असली जिंदगी क्या है, वो कब कैसे पलट जाती है, मुझे पता चला। वो तो अच्छी किस्मत थी कि मेरी मुझे उस जंगल में एक बैग मिल गया, वरना ठंड में तो मैं उसी दिन मर जाता था। वो किस्मत नहीं बेटा, दूरदृष्टि से तुम उस बर्फ के पहाड़ से जाने वाले हो, ये अंदाजा होने के बाद वो बैग शायद किसी काम आ जाए सोचकर मैंने ही उस हेलीकॉप्टर में रखा था। हमारे जीवन में कोई भी मुश्किल आए ऐसे तैयार रहना चाहिए, समझे? अमर उसे नमस्कार किया। उस दिन से अमर अच्छे से पढ़ने लगा। पढ़ाई के बाद अपना व्यापार संभालने लगा। मुकुल देव बहुत खुश हुआ।